आग के फायदों के बावजूद 150,000 साल पहले तक मनुष्य हाशिए के प्राणी ही थे। वे अब शेरों को डराकर भगा सकते थे, ठंडी रातों के दौरान खुद को गर्म रख सकते थे और कभी-कभी जंगलों को आग लगा सकते थे। लेकिन सारी प्रजातियों को एक साथ रखकर देखा जाता तो वे इंडोनेशियाई द्वीप समूह और इबेरियाई प्रायद्वीप के बीच रह रहे लाखों मनुष्यों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे पारिस्थितिकीय राडार पर एक कौंध से ज्यादा कुछ नहीं थे। हमारी अपनी प्रजाति होमोसेपियंस विश्व मंच पर प्रकट हो चुकी थी, लेकिन अब तक वह अफ्रीका के एक कोने में अपने काम में लगी थी। हम ठीक ठीक नहीं जानते कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले प्राणी मनुष्यों की आरंभिक किस्म से कहाँ और कब विकसित हुई, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि 150,000 वर्ष पहले का समय आते आते पूर्वी अफ्रीका उन सेपियंस से आबाद हो चुका था जो हमारी तरह दिखते थे। अगर उनमें से कोई आधुनिक मुर्दाघर में मिल जाए तो स्थानीय पैथोलॉजिस्ट को उसमें कोई अनूठी चीज दिखाई नहीं देगी। आग की कृपा से उनके दांत और जबड़े उनके पूर्वजों के मुकाबले छोटे थे, जबकि उनके मस्तिष्क विशाल थे, हमारे मस्तिष्कों के बराबर आकार के। वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत हैं कि लगभग 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका के सेपियंस अरब प्रायद्वीप में फैल गए थे और वहां से वे बहुत तेजी से समूचे यूरेशियाई भूभाग में फैल गए। जब होमोसेपियंस अरब पहुंचे तब यूरेशिया के ज्यादातर हिस्से में दूसरे मनुष्य पहले से ही बस चुके थे। उनका क्या हुआ, इस बारे में दो परस्पर विरोधी अनुमान हैं। संकरण सिद्धांत, इंटरब्रीडिंग थ्योरी, आकर्षण, काम, सेक्स और घुलने मिलने की कहानी कहता है जैसे ही अफ्रीका से आए लोग दुनिया में फैले, उन्होंने दूसरी मनुष्य आबादियों के साथ मिलकर प्रजनन किया और आज के लोग इसी संकरण का नतीजा हैं। उदाहरण के लिए, सेपियंस जब मध्य पूर्व और यूरोप पहुंचे तो उनका सामना निएंडरथल्स से हुआ। ये मनुष्य सेपियंस के मुकाबले ज्यादा मांसल थे, उनके मस्तिष्क बड़े थे और वे बेहतर ढंग से ठंडी जलवायु के अभ्यस्त थे। वे औजारों और आग का इस्तेमाल करते थे। वे अच्छे शिकारी थे और समझा जाता है कि अपने बीमारों और अशक्त लोगों की देखभाल किया करते थे। पुरातत्वविदों ने उन निएंडरथल्स की हड्डियां खोज निकाली हैं जो वर्षों गंभीर शारीरिक अपंगता के साथ रहे थे। यह इस बात का साक्ष्य है कि उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखभाल की थी। व्यंग्य चित्रों में निएंडरथल्स का चित्रण अक्सर आद्य प्रारूपीय पशुवत और मूर्ख कंदरावासी लोगों के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही के साक्ष्यों ने उनकी छवि को बदला है। संकरण सिद्धांत के मुताबिक जब सेपियंस निएंडरथल्स के देशों में फैल गए तो सेपियंस ने उनके साथ तब तक प्रजनन किया जब तक कि दोनों आबादियां एक दूसरे में विलीन नहीं हो गईं। अगर ऐसा है तो आज के यूरेशियाई विशुद्ध सेपियंस नहीं हैं, वे सेपियंस और निएंडरथल्स का मिश्रण हैं। इसी तरह जब सेपियंस पूर्वी एशिया पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय इरेक्टस के साथ प्रजनन किया। इस तरह चीनी और कोरियाई लोग सेपियंस तथा इरेक्टस का मिश्रण हैं। इसके विपरीत दृष्टिकोण, जिसे प्रतिस्थापन सिद्धांत रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जाता है, एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहता है। असामंजस्य, विकर्षण और शायद जाति संहार तक की कहानी। इस अनुमान के अनुसार सेपियंस और दूसरे मनुष्यों की शरीर रचनाएं भिन्न थीं और पूरी संभावना है कि इनके सहवास करने के ढंग और शरीर की गंधे तक अलग थीं। एक दूसरे में उनकी कामपरक दिलचस्पियां बहुत कम रही होंगी, और अगर एक निएंडरथल्स रोमियो और एक सेपियंस जूलियट के बीच इश्क हो भी जाता तो वे प्रजननशील बच्चों को पैदा नहीं कर सकते थे। दोनों आबादियों को अलगाने वाली आनुवांशिक जेनेटिक खाई को पाटा नहीं जा सकता था। दोनों आबादियां पूरी तरह से पृथक बनी रहीं, और जब निएंडरथल्स मर गए या मार दिए गए तो उनके जीन भी उन्हीं के साथ मर गए। इस दृष्टिकोण के मुताबिक सेपियंस ने तमाम पिछली मानवीय आबादियों में घुले बगैर उनकी जगह ले ली। अगर ऐसा है तो आज के तमाम मनुष्यों का उद्गम पूरी तरह से 70,000 साल पहले के पूर्वी अफ्रीका में देखा जा सकता है। हम सब विशुद्ध सेपियंस हैं, इस बहस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। विकासवादी परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से 70,000 साल एक अपेक्षाकृत छोटा अंतराल है। अगर प्रतिस्थापन सिद्धांत सही है तो सारे जीवित मनुष्यों का आनुवांशिक असबाब मोटे तौर पर एक समान है और उनके बीच के नस्लपरक भेद नगण्य ठहरते हैं।
लेकिन अगर संकरण सिद्धांत सही है तो अफ्रीकियों, यूरोपीय लोगों और एशियाइयों के बीच के आनुवांशिक भेद हजारों साल पुराने हो सकते हैं। यह एक राजनैतिक डायनामाइट है जो विस्फोटक नस्लपरक सिद्धांतों के लिए सामग्री उपलब्ध करा सकता है। हाल के दशकों में प्रतिस्थापन सिद्धांत इस क्षेत्र में एक आम समझ रही है। इसके पास एक अपेक्षाकृत सुदृढ़ पुरातात्विक आधार था और यह राजनैतिक दृष्टि से ज्यादा उचित था। आधुनिक मानव आबादियों के बीच महत्वपूर्ण आनुवांशिक विविधताओं का दावा करके नस्लवाद के भानुमति के पिटारे को खोलने की वैज्ञानिकों की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन 2010 में ये समझ समाप्त हो गई जब निएंडरथल्स के जीन समूह का नक्शा तैयार करने के 4 साल लंबे उद्यम के परिणाम प्रकाशित हुए। जेनेटिक विशेषज्ञ जीवाश्मों से निएंडरथल्स के इतने पर्याप्त सुरक्षित डीएनए एकत्र करने में सक्षम थे कि वे उनकी और समकालीन मनुष्यों के डीएनए की विस्तृत तुलना कर सकते थे। इन नतीजों ने वैज्ञानिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया। पता चला कि मध्य पूर्व और यूरोप की आधुनिक आबादियों के विशिष्ट मानवीय डीएनए का 1.4% निएंडरथल्स का डीएनए है। ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। दूसरा झटका कई महीनों बाद लगा जब डेनिसोवा से मिली जीवाश्मीकृत अंगुली से निकाले गए डीएनए का नक्शा तैयार किया गया। नतीजे ने साबित किया कि आधुनिक मेलानेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के विशिष्ट मानवीय डीएनए का 6% डेनिसोवियाई डीएनए है। अगर ये नतीजे प्रामाणिक हैं और इस बात को दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है कि और भी शोध अब भी जारी हैं और वे इन निष्कर्षों को पुष्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं, तो संकरणवादियों का कहना कम से कम कुछ हद तक सही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रतिस्थापन सिद्धांत पूरी तरह से गलत है। चूंकि निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स ने हमारे आज के जीन समूह में थोड़े से डीएनए का योगदान किया है, इसलिए सेपियंस और दूसरी मनुष्य प्रजातियों के बीच विलयन की बात करना असंभव है। यद्यपि इनके बीच के भेद इतने पर्याप्त बड़े नहीं थे कि वे जननक्षम संभोग को रोकते, लेकिन वे इस तरह के संपर्कों को बहुत विरल बनाने के लिए काफ़ी थे। तब फिर हमें सेपियंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स की जैविक संबद्धता को किस तरह समझना चाहिए? स्पष्ट है कि वे घोड़ों या बंदरों की तरह पूरी तरह से भिन्न प्रजाति नहीं थे। दूसरी ओर, वे बुलडॉग और स्पेनियल की तरह एक ही प्रजाति के विभिन्न लोग भी नहीं थे। जैविक वास्तविकता स्याह और सफ़ेद नहीं होती। वहाँ महत्वपूर्ण अपरिभाषित इलाके भी होते हैं। एक उभयनिष्ठ पूर्वज से विकसित घोड़ों और गधों की तरह की हर दो प्रजातियां किसी समय में एक ही प्रजाति की दो आबादियां थीं, जैसे बुलडॉग और स्पाइनल। कोई ऐसा मुकाम निश्चय ही रहा होगा जब दो आबादियां एक दूसरे से पहले ही पूरी तरह भिन्न रही होंगी, लेकिन जो कभी कभार संसर्ग करने और संतानें उत्पन्न करने में सक्षम रही होंगी। इसके बाद एक और उत्परिवर्तन ने इस आखिरी संयोजक सूत्र को काट दिया और वे विकास के अलग अलग रास्तों पर चले गए। लगता है कि लगभग 50,000 साल पहले सेपियंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स उस सीमा रेखा पर थे। वे लगभग पूरी तरह से अलग अलग प्रजातियां थे। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सेपियंस पहले ही निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स से बहुत भिन्न थे, सिर्फ अपने आनुवांशिक कोड और शारीरिक लक्षणों के मामले में ही नहीं, बल्कि अपनी संज्ञानात्मक और सामाजिक योग्यताओं के मामले में भी। फिर भी लगता है कि सेपियंस और निएंडरथल्स के लिए तब भी कभी कभार जननक्षम संतानें पैदा करना संभव रहा होगा, इसलिए आबादी घुल-मिल नहीं गई। लेकिन निएंडरथॉल के कुछ सौभाग्यशाली जीन्स को सेपियंस एक्सप्रेस में सवारी करने का मौका मिल गया था। ये विचलित करने वाली और शायद रोमांचक बात है कि हम सेपियंस ने एक समय में एक भिन्न प्रजाति के प्राणी के साथ संसर्ग किया हो सकता है और दोनों ने मिलकर संतानें उत्पन्न की हो सकती हैं। लेकिन अगर निएंडरथल्स, डेनिसोवन्स और अन्य मनुष्य प्रजातियां सेपियंस में विलीन नहीं हुईं, तो फिर वे गायब क्यों हो गईं? जरा सेपियंस समूह के बाल्कान घाटी में पहुंचने की कल्पना कीजिए, जहां निएंडरथल्स सैकड़ों हजारों साल से रह रहे थे। इन नवागंतुकों ने उन हिरणों का शिकार करना और वे बीज, नट्स और बेरियाओं बटोरना शुरू कर दिया जो निएंडरथल्स की पारंपरिक भोजन सामग्री थे। सेपियंस बेहतर टेक्नोलॉजी और श्रेष्ठ सामाजिक
दक्षताओं के कारण शिकार और संग्रह करने के मामले में ज्यादा कुशल थे। उनके मुकाबले कम चतुर निएंडरथल्स को अपना पोषण करना उत्तरोत्तर मुश्किल होता गया। आबादी कमजोर होती गई और वे धीरे धीरे मरते गए, शायद एक दो सदस्यों को छोड़कर जो अपने सेपियंस पड़ोसियों में शामिल हो गए। एक और संभावना यह है कि संसाधनों को हासिल करने की होड़ भड़ककर हिंसा और जाति संहार में बदल गई हो। सहिष्णुता सेपियंस की विशेषता नहीं है। आधुनिक युगों में चमड़ी का रंग, बोली या धर्म का छोटा सा भेद सेपियंस के एक समूह को दूसरे समूह के विनाश के लिए भड़काने को काफी रहा है। क्या प्राचीन सेपियंस एक नितांत भिन्न मनुष्य प्रजाति के प्रति अधिक सहिष्णु रहे होंगे? पूरी संभावना है कि जब सेपियंस की मुठभेड़ निएंडरथल्स से हुई होगी तो उसका नतीजा इतिहास के पहले और सबसे महत्वपूर्ण जाति संहार के रूप में सामने आया होगा। ये सब जिस किसी भी तरह हुआ हो, लेकिन निएंडरथल्स और अन्य मनुष्य प्रजातियां इतिहास की एक सबसे बड़ी अटकल पेश करती हैं। कल्पना कीजिए कि यदि निएंडरथल्स या डेनिसोवंस होमोसेपियंस के साथ साथ जीवित बने रहे होते तो हालात ने क्या शक्ल ली होती। उस दुनिया में किसकी संस्कृतियां, समाज और राजनैतिक संरचनाएं प्रकट हुई होती जिसमें एक साथ अनेक मनुष्य प्रजातियों का सहअस्तित्व रहा होता। उदाहरण के लिए धार्मिक आस्थाएं किस रूप में सामने आई होती। क्या जेनेसिस की पोथी ने यह घोषणा की होती कि निएंडरथल्स आदम और ईव के वंशज हैं? क्या ईसा डेनिसोवंस के पापों की खातिर मरे होते? और क्या कहुरान ने जिस किसी भी प्रजाति के तमाम नेक इंसानों के लिए जन्नत में जगह सुरक्षित की होती? क्या निएंडरथल्स रोमन सेना में या शाही चीन की विशाल नौकरशाही में अपनी सेवाएं दे सके होते? क्या अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इसे एक स्वतः सिद्ध वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता कि होमो प्रजाति के सारे सदस्य जन्मजात रूप से बराबरी का दर्जा रखते हैं? क्या कार्ल मार्क्स ने तमाम प्रजातियों के कामगारों से एकजुट होने का आह्वान किया होता? पिछले 10,000 सालों से होमो सेपियंस एकमात्र मानव प्रजाति होने का इस कदर अभ्यस्त हो गया है कि हमारे लिए किसी दूसरी संभावना की कल्पना करना मुश्किल हो चुका है। भाइयों और बहनों के हमारे अभाव के कारण हमें यह कल्पना करना आसान हो गया है कि हम सृष्टि के प्रतिमान हैं और एक बहुत बड़ी खाई है जो हमें शेष प्राणियों के साम्राज्य से अलग करती है। जब चार्ल्स डार्विन ने इस ओर इशारा किया था कि होमो सेपियंस प्राणियों की महज एक और किस्म है, तो लोग बुरी तरह नाराज हो उठे थे। यहाँ तक कि बहुत से लोग आज भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होते। अगर निएंडरथल्स जीवित बने रहे होते तो भी क्या हम अपने आप को अलग प्राणी मानते? संभवतः ठीक इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने निएंडरथल्स को नेस्तनाबूद कर दिया होगा। वे इतने सुपरिचित थे कि अनदेखा नहीं कर सकते थे, लेकिन इतने भिन्न थे कि सह नहीं सकते थे। सेपियंस दोषी रहे हों या ना रहे हों, लेकिन जैसे ही वे एक नए ठिकाने पर पहुंचे, वैसे ही वहां की स्थानीय आबादी का लोप हो गया। होमो सोलोएंसिस का अंतिम अवशेष लगभग 50,000 साल पहले का है। होमो डेनिसोवा इसके तुरंत बाद लुप्त हो गए। निएंडरथल्स मोटे तौर पर 30,000 साल पहले चले गए। बोनेनुमा अंतिम मानव फ्लोरेस के द्वीप से लगभग 12,000 साल पहले गायब हुए। वे अपने पीछे कुछ अस्थियां, कुछ पत्थर के औजार, हमारे डीएनए में कुछ जीन और ढेर सारे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गए। वे हम होमो सेपियंस के पीछे अंतिम मानव प्रजाति को भी छोड़ गए। सेपियंस की कामयाबी का रहस्य क्या था? किस तरह हम इतने सारे दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से भिन्न स्थानों पर इतनी तेजी से अपने पैर जमा सके? हमने किस तरह दूसरी मानव प्रजातियों को गुमनामी में धकेल दिया? यहाँ तक कि मजबूत, अक्लमंद, ठंड के अभ्यस्त निएंडरथल्स भी हमारे हमले को क्यों नहीं झेल सके? बहस जोरों से जारी है। सबसे संभावित जवाब स्वयं वह चीज है जो इस बहस को मुमकिन बनाती है। होमो सेपियंस ने सबसे ऊपर अपनी अनूठी भाषा की वजह से दुनिया पर विजय प्राप्त की है।